युद्ध के अंतिम महीनों में जब गठबंधन सेनाएं जर्मन क्षेत्र में आगे बढ़ रही थीं, सैकड़ों एसएस महिलाओं ने कंसंट्रेशन कैंपों में अपनी पोस्ट छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ने दस्तावेज जलाए, अन्य ने अपनी वर्दी फेंक दी। कई महिलाएं बस गायब हो गईं। उन्हें रेवंसब्रुक में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, ऑश्विट्ज, माइडनिक या स्टुटहोफ में सेवा की थी और प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वे सार्वजनिक व्यक्ति नहीं थीं और उनका उच्च पद नहीं था, लेकिन उनकी शक्ति दीवारों के भीतर निरपेक्ष थी। समर्पण के साथ उनके नाम रिपोर्टों में दिखाई दिए, लेकिन उनकी वेयरअबाउट्स अभी भी अनुत्तरित थीं। तीसरे रीच के पतन के बाद इन महिला सुरक्षा रक्षकों के साथ क्या हुआ? गठबंधन सेनाओं ने उन्हें खोजने के लिए क्या कार्रवाई की? तीसरे रीच की सुरक्षा रक्षक, नाजी आतंक के दिल में महिलाएं। महिलाओं को नाजी दमन तंत्र में शामिल करना तीसरे रीच के सबसे कम अन्वेषित अध्यायों में से एक है। जबकि इतिहास ने हाइनरिक हिमलर या रूडोल्फ हेर्स जैसे पुरुषों द्वारा किए गए अत्याचारों का व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया है, लगभग 350 महिलाओं ने आतंक के तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, विशेष रूप से कॉन्सेंट्रेशन और नष्ट करने वाले शिविरों में। यह घटना उस पारंपरिक कथा को चुनौती देती है जो व्यवस्थित हिंसा को केवल पुरुषों के प्रभुत्व के रूप में देखती है। 1930 से जर्मन समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन ने भर्ती की धोखाधड़ी प्रकृति को दर्शाया। 20 से 40 वर्ष की स्वस्थ महिलाएं सैनिक शिविर में आवश्यक हैं। उन्होंने वादा किया, अच्छे वेतन, मुफ्त भोजन, आवास और कपड़े। जो ये प्रस्ताव जानबूझकर छिपाते थे वह यह था कि कार्य का मतलब था कंसंट्रेशन शिविरों की निगरानी करना और प्रदान की गई वर्दी एसएस की वर्दी होगी। आर्थिक प्रेरणा भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई गरीब परिवारों से आने वाली युवा महिलाओं के लिए, जिनकी शिक्षा सीमित थी और पेशेवर अवसर कम थे, कंसंट्रेशन शिविर में काम करना एक उच्च वेतन, आरामदायक आवास और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता था। ये आर्थिक वास्तविकता उन महिलाओं के लिए उपलब्ध फैक्ट्री काम से अधिक आकर्षक थी, विशेष रूप से युद्ध के समय में। हालांकि विचारधारात्मक कारक को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कई भर्ती हुई महिलाएं पहले ही नाजी युवा संगठनों में प्रशिक्षित हो चुकी थीं और वे शासन के नस्लीय रिटोरिक में दृढ़ विश्वास करती थीं। रेवंसब्रुक को सभी महिला सुरक्षा रक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। यह जर्मनी के उत्तर में स्थित एक विशेष महिला कैदी परिसर था, जहां भविष्य की पर्यवेक्षिकाओं ने 4 सप्ताह की गहन प्रशिक्षण प्राप्त की, जो विचारधारात्मक शिक्षा और व्यावहारिक तैयारी का संयोजन था। यह कार्यक्रम सामान्य महिलाओं को निष्कासन प्रणाली के प्रभावी गियर में बदल देता था, उन्हें यह सिखाते हुए कि वे कैदियों को अपमानजनक रूप से देख सकें, बिना हिचकिचाए सजा लागू कर सकें और बंदी जनसंख्या पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रख सकें। वे प्रशासनिक पहलुओं, भीड़ नियंत्रण, हथियारों का उपयोग, शारीरिक दंड की व्यवस्था और पूछताछ तकनीकों को सीखती थीं, जबकि उन्हें आर्य श्रेष्ठता और शुद्ध जर्मन समाज की आवश्यकता के बारे में बताया जाता था। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिला गार्डों को नाजी शिविरों के नेटवर्क में वितरित किया गया। उनके कार्यों में सामान्यतः पहचानी जाने वाली भूमिका से अधिक का दायरा था। बैरकों और कामकाजी क्षेत्रों की निगरानी के अलावा वे चयन में भाग लेती थीं, जो नए निर्वासितों के भाग्य का तुरंत निर्धारण करती थीं। वे अपमानजनक शारीरिक जांच आयोजित करती थीं, जानबूझकर अपर्याप्त भोजन राशन की निगरानी करती थीं, दंड प्रबंधित करती थीं और औद्योगिक जनसंहार के लॉजिस्टिक्स को संभालती थीं। संपूर्ण प्रणाली में महिला गार्डों का पद मध्यवर्ती था। वे पुरुष कमांडरों के अधीन थीं, लेकिन उनके पास महिला बंदियों पर पूर्ण अधिकार था। इस गतिशीलता ने पूर्ण शक्ति के सूक्ष्म जगतों का निर्माण किया, जिसे इतिहासकारों ने नामित किया है, जहां अक्सर युवा महिलाएं हजारों लोगों के जीवन और मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण रखती थीं। मनमाने तरीके से पीड़ा देने की क्षमता कई महिलाओं के लिए अधिकार का एक नया रूप बन गई, जो विकृत था लेकिन वास्तविक था। मारिया मंडेल जैसी हस्तियां प्रणाली के भीतर संभावित करियर का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने ऑशविट्ज में एसएस ओबरऑफसेयरिन, मुख्य पर्यवेक्षक के पद को प्राप्त किया। मंडेल ने बिरकेनाउ की पूरी महिला सेक्शन की निगरानी की, सामूहिक दंड प्रणालियों को लागू किया और डॉन जोसेफ मेंजेले के प्रयोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से शिकारियों का चयन किया। उनका करियर उनके द्वारा प्रणालीगत आतंक को लागू करने में दक्षता के कारण आगे बढ़ा।
इर्मा ग्रेसे का मामला विशेष रूप से प्रतीकात्मक है। 18 साल की उम्र में भर्ती की गईं, उनका उत्थान चमत्कारी था। 20 वर्ष की आयु में वह एक ऐसे क्षेत्र की पर्यवेक्षिका बन गईं जहां उन्होंने 30,000 यहूदी महिला बंदियों पर सीधे नियंत्रण किया। उनकी अत्यधिक युवावस्था उनके क्रूरता के परिष्कार के साथ विरोधाभासी थी। वह आकर्षक बंदियों के स्तनों को काटने के लिए एक सवारी चाबुक का उपयोग करती थीं। कैदियों को विशेष रूप से हमलावर बनाने के लिए कुत्तों को प्रशिक्षित करती थीं और मनमाने मानदंडों के आधार पर, जैसे कि विशेष रूप से सुंदर बालों वाली बंदियों से ईर्ष्या के कारण गैस कक्ष में भेजने के लिए व्यक्तिगत रूप से शिकारियों का चयन करती थीं। कई महिला गार्डों द्वारा प्रदर्शित सैडिज्म महिलाओं के व्यवहार की सरल श्रेणियों को चुनौती देता है। हिल्डेगार्ड लैचर्ट, जिन्हें दी टाइग्रेस उपनाम से जाना जाता था, उनके हमलों के दौरान उनके चेहरे के परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध थीं, जैसे कि कोई दैवीय शक्ति उनके शरीर और दिमाग पर नियंत्रण कर लेती थी, जैसा कि जीवित बचे लोगों के साक्षात्कार में बताया गया है। हर्था बोथे अपनी विशाल ऊंचाई 182 मीटर का उपयोग करके कुपोषित बंदियों को शारीरिक रूप से डराती थीं। जब वे असंभव भार के वजन से गिर जाती थीं तो उन्हें व्यवस्थित रूप से पीटती थीं। यह हिंसा तात्कालिक नहीं थी, बल्कि प्रणाली के संचालन में संरचनात्मक रूप से समाहित थी। विभिन्न शिविरों के बीच गार्डों का नियमित घेराबंदी बढ़ती क्रूरता के स्तर को सामान्य करने के लिए कार्य करती थी। एक गार्ड शुरू में रेवेंसब्रुक में मुख्यतः प्रशासनिक कार्य कर सकती थी, फिर उसे ऑशविट्ज में स्थानांतरित किया जाता था, जहां जनसंहार के औद्योगिकीकरण के लिए उच्च स्तर की अमानवीयता की आवश्यकता थी, और अंत में वह बर्गन बेल्सन में समाप्त होती, ऐसी परिस्थितियों का प्रबंधन करती जो लगभग भूखमरी और बीमारी से मृत्यु को सुनिश्चित करती थीं। कुछ पुनः प्राप्त किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन से यह पता चलता है कि पदोन्नति के मानदंड विशेष रूप से उन लोगों के लिए थे जो बिना किसी भावनात्मक हिचकिचाहट के कठोर सजा देने के लिए तैयार थे। गैर मानवीय तत्वों के प्रति उचित दृढ़ता दिखाता है। एक सकारात्मक मूल्यांकन में जुआना बोरमैन का उल्लेख था, जिन्हें बाद में युद्ध अपराधों के लिए निष्पादित किया गया था। महिलाओं द्वारा हिंसा का यह ब्यूरोक्रेटिक उपयोग नाजी प्रणाली की एक विकृत नवाचार का प्रतिनिधित्व करता था। 1940 के अंत और 1945 की शुरुआत में तीसरे रेच के पतन ने गार्ड्स के बीच विविध प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। कुछ ने हार के निकट आने को पहचानते हुए अपनी जगहों को छोड़ दिया और नागरिकों के बीच घुलने की कोशिश की। अन्य, विशेष रूप से जो विचारधारा से अधिक प्रतिबद्ध थीं, अंतिम क्षण तक अपनी भूमिकाओं में बनी रहीं, और जब तक मित्र देशों की सेनाएं नजदीक नहीं आ गईं, तब तक वे हत्याएं जारी रखती थीं। पुनः प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि बर्गन बेल्सन में गार्ड्स ने उनकी मुक्ति से एक सप्ताह पहले, जब जर्मन हार पहले ही निस्संदेह थी, जानबूझकर अकाल की स्थितियों का प्रबंधन जारी रखा। तीसरे रेच का पतन, एसएस गार्ड्स की शिकार। 1945 में तीसरे रेच का पतन एक सामान्य अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई, जब शासन के प्रमुख व्यक्ति भागने या आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। हजारों छोटे सहयोगी, जिनमें कैंप गार्ड्स भी शामिल थे, एक असमंजस भविष्य का सामना कर रहे थे। जर्मनी में वे बल जो खोजे गए आतंक के कारण खाता चुकता करने आ रहे थे। पहली गिरफ्तारी तब हुई जब कैंपों की मुक्ति हुई। 15 अप्रैल 1945 को ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मुक्त किया गया बर्गन बेल्सन एक आदर्श उदाहरण है, जिसे सैनिक रिपोर्टों और ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स में व्यापक रूप से दस्तावेजित किया गया है। 11वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के ब्रिटिश सैनिकों ने एक प्रलयकारी दृश्य पाया, लगभग 10,000 सड़ते शवों के साथ, जो मरे हुए कैदियों से भरे हुए बैरकों के बीच बिखरे हुए थे। आतंक की इस विशालता ने अनुभवी सैनिकों के बीच विसरल प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। इस संदर्भ में ब्रिटिश बलों ने वहां मौजूद 40वें एसएस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 21 महिलाएं थीं। ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है कि गार्ड्स, जैसे कि इर्मा ग्रेसे, एलिजाबेथ वोल्केनराथ और हर्टा एलर्ट, एक पंक्ति में खड़ी हैं, अपने चारों ओर अपनी प्रबंधन में मरने वाले पीड़ितों के बीच गंभीरता बनाए रखते हुए। मेजर नॉर्मन विकहम ने कई गार्ड्स की प्रारंभिक असमर्थता को दस्तावेजित किया, जब उन्हें अपनी स्थिति की गंभीरता को समझने में कठिनाई हो रही थी, और यह वर्णन किया कि उनके रवैये में गिरफ्तारी पर आक्रोश और विशेष उपचार की अपेक्षाएं थीं। साथ ही
अमेरिकी सैनिक ब्यूकेनवाल्ड और डाकाउ जैसे कैंपों को मुक्त कर रहे थे, जबकि रेड आर्मी ने पहले ही ऑश्विट्स और माइडानिक का पता लगा लिया था। प्रत्येक स्थान पर वही पैटर्न दोहराया गया। गार्ड्स ने कैदियों के साथ घुलने की कोशिश की, जल्दी से यूनिफॉर्म्स उतार दिए, प्रारंभिक भ्रम का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की, और जब सर्वाइवर्स ने अपने उत्पीड़क पहचान लिए तो अक्सर हिंसक गिरफ्तारियां हुईं। स्टटहॉफ में कुछ गार्ड्स को सशस्त्र बलों के हस्तक्षेप से पहले मुक्त किए गए कैदियों द्वारा पीट पीट कर मारा गया, यह दिखाते हुए कि जमा हुए घृणा की तीव्रता। फरार गार्डियनों की प्रणालीगत पहचान में महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आईं। उच्च श्रेणी के पुरुष अधिकारियों के विपरीत, जिनके चेहरे व्यापक रूप से पहचाने जाते थे, गार्डियन अक्सर सार्वजनिक प्रसिद्धि से वंचित थीं, जिससे उनका विस्थापित आबादी में घुल मिल जाना आसान हो गया था। सहयोगियों ने उनकी पहचान के लिए क्रमिक रूप से पूरक विधियां लागू की। सर्वाइवर्स ने अपराधियों को शारीरिक रूप से इंगित करने या विस्तृत विवरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से मूल्यवान थे उन बंदियों के गवाहियां जिन्होंने प्रशासनिक कार्यालयों में काम किया था, जिनके पास रिकॉर्ड्स तक पहुंच थी और पूरी नामों का ज्ञान था। 23 वर्षीय चेक सर्वाइवर कैथरीन निगर ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिसमें उसने हर्ता बोथे को पहचानने और उसे बेर्गन बेल्सेन में कई हत्याओं से जोड़ने में मदद की। एसएस कार्यालयों से जब्त किए गए दस्तावेज, हालांकि निकासी के दौरान आंशिक रूप से नष्ट हो गए थे, अमूल्य ब्यूरोक्रेटिक प्रमाण प्रदान करते थे। वेतन सूची, प्रदर्शन मूल्यांकन और शिविरों के बीच ट्रांसफर रिकॉर्ड्स ने वांछित गार्डियनों की प्रारंभिक सूची तैयार करने की अनुमति दी। विशेष रूप से मूल्यवान रेवेंसब्रुक के फाइलें थीं, जो सिस्टम के सभी गार्डियनों के प्रारंभिक प्रशिक्षण का दस्तावेजीकरण करती थीं। विभाजित क्षेत्रों में लागू किए गए डीनाजीकरण कार्यक्रमों में अनिवार्य प्रश्नावली फ्रेजबोगन शामिल थी, जिसमें निवासियों को पहले की संबद्धताओं की घोषणा करनी थी। इन दस्तावेजों की क्रॉस चेकिंग वांछित कर्मियों की सूचियों के साथ जानबूझकर कामकाजी पृष्ठभूमि के झूठे प्रमाणों के मामलों की पहचान करने में सक्षम बनाई, जिससे 1945 के ग्रीष्मकाल और शरद ऋतु के दौरान अतिरिक्त गिरफ्तारियां हुईं। प्रारंभिक हिरासत की स्थितियां कब्जे के क्षेत्र के आधार पर काफी भिन्न थीं। ब्रिटिश और अमेरिकी महिलाओं को अक्सर अस्थायी सुविधाओं में कैद किया गया था, जिनमें वे वही शिविर शामिल थे जहां उन्होंने सेवा की थी। बेर्गन बेल्सेन में, जैसे ही इर्मा ग्रेसे जैसी गार्डियनों को शुरू में एसएस कर्मचारियों के लिए पहले इस्तेमाल किए गए बैरकों में रखा गया था, जिससे परिस्थितियां उलट गईं। सोवियत अधिकारियों ने एक कड़ा दृष्टिकोण अपनाया, बंदियों को बर्लिन, क्राकोव और मास्को के पूछताछ केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया, जहां स्पार्टन स्थितियां और आक्रामक तकनीकें स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में सक्षम थीं, जिनकी साक्ष्य मूल्य संदिग्ध था, लेकिन अन्य अपराधियों के स्थान पर व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। कई दशकों बाद डिक्लासिफाई किए गए सोवियत दस्तावेजों ने खुलासा किया कि लगभग 240 नीन गार्डियनों को प्रारंभिक रूप से पूर्वी क्षेत्र में हिरासत में लिया गया था और पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में हिरासत में मृत्यु दर उच्च थी। गार्डियनों को धीरे धीरे शिविरों की सफाई में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वे अपनी प्रशासन की शारीरिक परिणामों का सीधा सामना कर रहे थे। ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स में हर्टा बोथे जैसे व्यक्तियों को बेर्गन बेल्सेन में सामूहिक दफन के लिए शवों को ले जाते हुए दिखाया गया है। यह काम ब्रिटिश अधिकारियों के स्पष्ट आदेशों पर दस्ताने के बिना किया गया था, उनके अपराधी लापरवाही के परिणामों से सामना करने का एक रूप। बाद में बोथे ने इस अनुभव को एक आघातपूर्ण घटना के रूप में वर्णित किया, यह उल्लेख करते हुए कि उनका सबसे बड़ा डर शवों को हैंडल करते हुए टाइफस हो जाना था। ये चिंता यहूदी सर्वाइवर्स द्वारा उनकी लगातार नैतिक प्राथमिकताओं की उलट दिशा को उजागर करने के रूप में समझी गई थी। प्रारंभिक पूछताछ में कैद की गई गार्डियनों के बीच एक समान रक्षात्मक पैटर्न का दस्तावेजीकरण किया गया। अधिकांश ने बड़े पैमाने पर नरसंहार के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया, केवल प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किया और यह तर्क दिया कि उन्होंने अपने सुपरवाइजर्स द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कैदियों के साथ मानवीय तरीके से व्यवहार किया। विशिष्ट गवाही का सामना करते हुए कई लोग अपने कृत्य को कम करने की रणनीतियों का सहारा लेते थे। मैं बस आदेशों का पालन कर रहा था, या जबरदस्ती का दावा करते थे। अगर मैंने मना किया होता तो मुझे भी कैदी बना दिया जाता। इर्मा ग्रेसे एक महत्वपूर्ण अपवाद थीं, जिन्होंने एक चुनौतीपूर्ण धैर्य बनाए रखा और कभी-कभी ब्रिटिश मेजर जी डीओ
स्मॉलवुड द्वारा दर्ज पूछताछ के दौरान नाजीवाद के प्रति अपनी निरंतर वफादारी व्यक्त की। 1945 के अंत तक लगभग 1000 गार्डियन को गठबंधन की हिरासत में लिया गया था, जो अनुमानित कुल संख्या का 30% से कम थे। बाकी सभी फरार थे, जिनमें से कई पहले ही ऑस्ट्रिया के ग्रामीण क्षेत्रों, बवेरियन आल्प्स क्षेत्रों या डेनिश सीमा के पास झूठे दस्तावेजों के साथ स्थापित हो चुकी थीं। प्रारंभिक गिरफ्तारी से बचने में कई लोगों की सहजता इस बारे में सवाल उठाती है कि पुरुष अधिकारियों की तुलना में उन्हें पकड़ने की वास्तविक प्राथमिकता क्या थी। इस बीच कब्जे वाले बल यह बहस कर रहे थे कि ऐतिहासिक मिसाल या पूर्व निर्मित कानूनी ढांचे के बिना अभूतपूर्व अपराधों का न्यायिक रूप से कैसे निपटा जाए। उभरता हुआ मानवता के खिलाफ अपराध का विचार कानूनी रूप से सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जबकि सैन्य न्यायिक प्रणाली की क्षमता पर लॉजिस्टिक विचारों से व्यावहारिक दुविधाएं उत्पन्न हो रही थीं। इन मुद्दों पर विभिन्न कब्जे वाले क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं पकड़ ली गई गार्डियनों के न्यायिक भाग्य को महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित करती। अदालतें और फांसी। होलोकॉस्ट गार्डियनों की सजा। गार्डियनों के खिलाफ मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र में एक अभूतपूर्व अध्याय थे। जबकि नूरनबर्ग परीक्षणों ने शासन के मुख्य अधिकारियों का मुकदमा चलाया, कब्जे वाले शक्तियों द्वारा स्थापित विशिष्ट सैन्य न्यायालयों ने हजारों आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया, जिसमें वे महिलाएं भी शामिल थीं जिन्होंने गार्डियन और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया था। महिलाओं के खिलाफ पहला महत्वपूर्ण मुकदमा 17 सितंबर 1945 को लूनबर्ग में ब्रिटिश क्षेत्राधिकार के तहत शुरू हुआ, जिसे बर्गेन-बेल्सन परीक्षण कहा गया। 25 आरोपियों में 16 महिलाएं थीं, जिनमें इर्मा ग्रेसे, एलिजाबेथ वोल्केनराथ, जोआना बोरमन और हर्टा एहलर्ट शामिल थीं। मेजर जनरल HPM बर्नी फिक्लिन की अध्यक्षता वाले सैन्य न्यायालय ने राज्य प्राधिकरण के तहत किए गए बड़े पैमाने पर अपराधों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी को कानूनी रूप से व्यक्त करते हुए मौलिक उदाहरण स्थापित किए। न्यायिक संरचना ने एंग्लो सैक्सन और महाद्वीपीय कानूनी प्रणालियों के तत्वों को मिलाकर प्रत्यक्ष जिरह की अनुमति दी, लेकिन शपथ पत्रों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। आधिकारिक आरोपों को जानबूझकर उन अपराधों तक सीमित रखा गया जो गठबंधन नागरिकों के खिलाफ किए गए थे। जर्मन या निर्कुलीनों के खिलाफ अपराधों पर क्षेत्राधिकार के कानूनी विवादों से बचने के लिए 54 दिनों की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहियों ने महिला द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी के साथ व्यवस्थित क्रूरता का एक भयावह दृश्य उजागर किया। आच्विट्स की उत्तरजीवी और पेशेवर चेलेलिस्ट अनिता लास्कर ने बताया कि इर्मा ग्रेसे कैसे शारीरिक आकर्षण के आधार पर मेडिकल प्रयोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों का चयन करती थी। एक और गवाह डोरा शाफरान ने ग्रेसे द्वारा गर्भवती कैदियों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को छोड़ने की सीधी निगरानी का विस्तार से वर्णन किया और इन घटनाओं के दौरान उसकी अभिव्यक्ति को उत्साही बताया। आरोपियों का बचाव अपेक्षाकृत पूर्वानुमान योग्य पैटर्न का पालन करता था, हालांकि इसमें महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं। इर्मा ग्रेसे, जिन्हें मेजर LSW क्रैनफील्ड ने प्रतिनिधित्व किया, ने 3 प्रमुख आधारों पर अपनी दलील बनाई। युवा और अनुभवहीनता, उच्च अधिकारियों के आदेशों के प्रति अनिवार्य आज्ञाकारिता और विशिष्ट आरोपों का तथ्यात्मक नकारण। हालांकि वह कभी-कभी इस सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति से विचलित हो जाती थीं और स्वाभाविक रूप से ऐसी घोषणाएं करती थीं जो उसकी विचारधारात्मक निष्ठा को प्रदर्शित करती थीं, जो यहां तक कि उनके अपने वकील को भी चौंका देती थीं। सुनवाई की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज ने महिला अपराधियों के बारे में स्थायी सांस्कृतिक प्रतिमान स्थापित किए, जो विशेष रूप से इर्मा ग्रेसे के चित्र में स्फटिकित हुए। संवाददाताओं ने उसकी आकर्षक शारीरिक उपस्थिति और दस्तावेजीकृत अत्याचारों के बीच विरोधाभास पर हैरानी व्यक्त की। डेली टेलीग्राफ के लिए सुनवाई कवर करने वाली एवलिन वॉ ने आकर्षक युवा जर्मन महिलाओं को बिना कोई भावनाएं व्यक्त किए बच्चों के व्यवस्थित रूप से नष्ट किए जाने के बारे में विधिपूर्वक बयान करते हुए देखने के विघटनकारी प्रभाव का वर्णन किया। 17 नवंबर 1945 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इर्मा ग्रेसे, एलिजाबेथ वोल्केनराथ, जोआना बोरमन और 8 अन्य को युद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।
फांसी की सजा दिसंबर के लिए निर्धारित की गई थी। औपचारिक अपीलों की अनुमति दी गई थी, हालांकि परिणाम को व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित करने की गारंटी दी गई थी। दोषियों के अंतिम दिन ब्रिटिश सैन्य पुजारी टीजे विलियम्स द्वारा सावधानीपूर्वक दस्तावेज किए गए थे। उनके बयान के अनुसार इर्मा ग्रेसे ने अपनी शारीरिक उपस्थिति के बारे में अत्यधिक चिंता व्यक्त की जब मृत्यु के करीब आने पर फांसी दिए जाने की तैयारी हो रही थी। 13 दिसंबर 1945 की सुबह ग्रेसे को हैमेलिन जेल में फांसी दी गई और 22 साल की उम्र में वह ब्रिटिश क्षेत्राधिकार के तहत फांसी दी जाने वाली सबसे कम उम्र की युद्ध अपराधी बनी। उनके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द थे एक साधारण आदेश जो उन्होंने जल्लाद से कहा, स्नेल, जल्दी। अल्बर्ट पियरेपॉइंट, ब्रिटिश सरकारी जल्लाद जिसने व्यक्तिगत रूप से 200 नाजी युद्ध अपराधियों को फांसी दी थी, ने बाद में अपनी प्रकाशित आत्मकथा में इर्मा ग्रेसे के व्यवहार के बारे में बताया कि वह मौत के करीब आने पर कैसा बर्ताव करती थी। वह फांसी पर जाने के लिए एक शानदार पार्टी में प्रवेश करने की तरह आई। मैंने कोई डर नहीं देखा, केवल संयम और शायद तिरस्कार था। साथ ही पोलैंड में सोवियत पोलिश क्षेत्राधिकार के तहत ऑशविट्ज ट्रायल चल रहा था। मारिया मंडल, जिन्होंने ऑशविट्ज बिर्केनाउ में महिला खंड की निगरानी की थी, अन्य 39 कैंप अधिकारियों के साथ आरोपित की गई थीं। प्रस्तुत किए गए सबूतों में उनका समर्पित योगदान दिया गया था, जिसमें उन्मूलन प्रणाली के विकास में उनका केंद्रीय रोल और बड़े पैमाने पर परिवहन प्रसंस्करण को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रक्रियात्मक नवाचार शामिल थे। गवाहियों में उन्हें नियमित चयन और जोसेफ मेंगले द्वारा पर्यवेक्षण किए गए चिकित्सा प्रयोगों के लिए बच्चों का चयन करने से सीधे तौर पर जोड़ा गया था। पोलैंड के सुप्रीम नेशनल कोर्ट ने 22 दिसंबर 1947 को उसे मृत्युदंड दिया। मोंटेलुपिच जेल, क्राकोव में उसकी फांसी होलोकॉस्ट की सबसे घातक अपराधियों में से एक के अध्याय को समाप्त कर दी। स्टुटहोफ परीक्षण, जो अप्रैल और मई 1946 के बीच गदांस्क में आयोजित किया गया था, में गेर्डा स्टाइनहोफ, जेनी वांडा बार्कमैन, एलिजाबेथ बेकर, वांडा क्लाफ और एवा पैराडीज सहित अन्य महत्वपूर्ण महिला गार्डों को मुकदमा किया गया। ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स में उन 5 महिला गार्डों को फांसी के लिए बिस्कुपिया गोरका पहाड़ी पर सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की प्रक्रिया को दस्तावेजित किया गया है। लगभग 50,000 पोलिश नागरिकों ने 4 जुलाई 1946 को इन फांसी के दृश्य देखे, जो आधुनिक यूरोपीय कानूनी इतिहास में सार्वजनिक फांसी के अंतिम दस्तावेजीकृत मामलों में से एक बन गया। एक और प्रतीकात्मक मामला इल्जे कोच का था, जो बुखेनवाल्ड के कमांडर कार्ल ऑटो कोच की पत्नी थी। तकनीकी रूप से वह एक गार्ड के रूप में नियुक्त नहीं थी, बल्कि कमांडर की पत्नी के रूप में उपस्थित थी। बुखेनवाल्ड की चुड़ैल ने कैदियों पर वास्तविक अधिकार का इस्तेमाल किया। विशिष्ट आरोपों में ऐसे कैदियों को व्यक्तिगत रूप से चुनना जिनके पास दिलचस्प टैटू थे, और फिर उनके चमड़े को प्रोसेस करके सजावटी वस्त्र बनाने के लिए आदेश देना, जिनमें लैंप शेड और कवरिंग शामिल थे। अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के तहत एक प्रारंभिक परीक्षण के बाद, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से एक कम सजा दी गई, फिर से अपील करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विरोध ने 1951 में ओंग्सबर्ग में जर्मन अधिकारियों के तहत एक दूसरा मुकदमा कराया। इस न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोच 1967 में एचचाच जेल में आत्महत्या करने तक कारावास में रही, जबकि वह आरोपों पर अपनी बुनियादी इनकार की स्थिति बनाए रखी। गार्डों के खिलाफ विशिष्ट परीक्षणों ने लगातार रक्षात्मक पैटर्न का खुलासा किया, जिन्हें कानूनी इतिहासकारों ने बाद में व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया। इनमें से एक था संरचनात्मक दबाव का तर्क, जिसमें आरोपितों ने यह दावा किया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था और वे गंभीर परिणामों की धमकी के तहत आदेशों का पालन कर रही थीं। यह तर्क व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया गया था जब यह प्रमाणित हो गया कि गार्ड बिना किसी प्रतिशोध के स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकती थीं। एक और सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला तर्क था जानकारी का खंडन। आरोपितों ने दावा किया कि वे नाजी एकाग्रता शिविर के अंतिम उद्देश्य से अनजान थीं। हालांकि यह तर्क दस्तावेजी प्रमाण से खारिज कर दिया गया, जो विशेष प्रशिक्षण और अत्याचार सुविधाओं की स्पष्ट और अवश्य संपर्क करने वाली भौतिक पहुंच को दिखाता था। इसके अतिरिक्त कुछ आरोपितों ने चयनात्मक न्यूनीकरण का दावा किया,
यह तर्क देते हुए कि वे केवल प्रशासनिक कार्य कर रही थीं और कभी व्यक्तिगत रूप से हिंसा के कृत्यों में शामिल नहीं थीं। हालांकि यह तर्क कई जीवित बचे लोगों के परस्पर परीक्षणों द्वारा खारिज कर दिया गया, जिन्होंने विशेष अपराधियों की पहचान की जो सीधे हिंसक कृत्यों में शामिल थे। कुछ मामलों में आरोपियों ने तर्क दिया कि उन्होंने वैचारिक विश्वास के कारण नहीं बल्कि आर्थिक कठिनाइयों के चलते यह पद स्वीकार किया था। यह तर्क आंशिक रूप से एक रियायत के रूप में स्वीकार किया गया, विशेष रूप से उन मामलों में जहां आरोपी बहुत कम उम्र की थीं और उनका नाजी संगठनों के साथ कोई पूर्व इतिहास नहीं था। अंततः कुछ ने परिस्थितियों को तुच्छ साबित करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि हालात सभी के लिए कठिन थे, जिसमें स्टाफ भी शामिल था। यह तर्क व्यवस्थित रूप से नैतिक रूप से अस्वीकार्य मानते हुए खारिज कर दिया गया, क्योंकि शिविर में दर्ज परिस्थितियां और जिम्मेदार कर्मचारियों की स्थिति के बीच मूलभूत असमानता थी। इन न्यायिक प्रक्रियाओं के बावजूद केवल कुछ ही महिला प्रहरी गंभीर कानूनी परिणामों का सामना कर सकी। लगभग 350 महिलाओं में से जिन्होंने शिविरों में सेवा की, 100 से भी कम को महत्वपूर्ण सजाएं मिलीं और मुश्किल से 1 दर्जन को फांसी दी गई। अधिकांश की पहचान कभी नहीं हो सकी, न ही उन्हें खोजा गया और न ही उन पर मुकदमा चला, क्योंकि वे युद्ध के बाद के अराजक हालात, व्यवस्थित दस्तावेज नष्ट करने और अधिग्रहण शक्तियों के बदलते प्राथमिकताओं का लाभ उठा सकी। 1939 तक पश्चिमी सैन्य न्यायालयों ने धीरे धीरे अपनी गतिविधियां कम कर दीं, जबकि उभरते हुए जर्मन अधिकारियों ने लंबित मामलों पर अधिकार लेना शुरू कर दिया। यह संक्रमण एक भू राजनीतिक प्राथमिकताओं के मूलभूत बदलाव के साथ मेल खाता था, जहां सोवियत साम्यवाद की रोकथाम पश्चिमी राजनीतिक उद्देश्य के रूप में नाजियों की सजा देने से अधिक महत्वपूर्ण बन गई। महान पलायन। एसएस महिला प्रहरियों ने कैसे न्याय से बच निकला? हालांकि कुछ प्रमुख महिला कर्मचारियों को मौत की सजा या लंबी सजा का सामना करना पड़ा, अधिकांश एसएस महिला प्रहरी बड़े पैमाने पर गंभीर मुकदमों से बच निकलीं। इस व्यापक दंडमुक्ति के पीछे कई कारण थे। युद्ध के अंतिम चरणों में एसएस द्वारा जानबूझकर प्रशासनिक रिकॉर्ड नष्ट करना, प्रारंभिक अधिग्रहण बलों की अव्यवस्था और अंततः यूरोपीय पुनर्निर्माण तथा उभरते शीत युद्ध की ओर प्राथमिकताओं का स्थानांतरण। जर्मन आत्मसमर्पण के बाद की अराजकता ने भागने और छिपने के लिए आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न की। जब लाखों शरणार्थी और विस्थापित लोग लगातार सीमाओं को पार कर रहे थे, अज्ञात महिला प्रहरी आसानी से इन अस्थिर जनसमूहों में विलीन हो सकती थीं। जिन्होंने उच्च पद हासिल नहीं किए थे, उनके लिए नाम, स्थान और सामान्य रूप में बदलाव पर्याप्त था, जिससे वे एक नई गुमनाम जिंदगी शुरू कर सकती थीं। हिल्डेगार्ड नॉयमैन, जो रावेंसब्रुक की पर्यवेक्षक थीं और चिकित्सकीय प्रयोगों के लिए चयन में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण थीं। उन्होंने सोवियत मुक्ति से कुछ दिन पहले अपनी पोस्ट छोड़ दी और हिल्डा ब्रूनर नाम से नकली दस्तावेज हासिल किए तथा शुरू में बवेरिया के पास के एक ग्रामीण क्षेत्र में बस गईं। बाद में उन्होंने विवाह किया, पति का उपनाम अपनाया, दशकों तक घरेलू सहायिका के रूप में काम किया और 1969 में प्राकृतिक मृत्यु तक कभी पहचानी नहीं गईं। जब उनके परिजनों ने संयोगवश उनकी चीजों में एक सावधानी से सुरक्षित एसएस वर्दी पाई, उचित संबंधों या वित्तीय संसाधनों वाली महिला प्रहरी के लिए और भी अधिक परिष्कृत पलायन मार्ग उपलब्ध थे। तथाकथित रैटलाइंस नाजी समर्थकों, वेटिकन के कुछ तत्वों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के कुछ वर्गों और सहायक दक्षिण अमेरिकी सरकारों द्वारा संगठित गुप्त पलायन नेटवर्क थे। यद्यपि ये मार्ग मुख्य रूप से उच्च रैंकिंग वाले पुरुष अधिकारियों के लिए बनाए गए थे, बाद के दस्तावेजों से पता चलता है कि इन बचाव प्रणालियों में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भागीदारी थी। जुआन डोमिंगो पेरोन के शासनकाल 1946-1955 के दौरान अर्जेंटीना इन संगठित पलायनों के लिए एक विशेष गंतव्य के रूप में उभरा। पेरोनवादी शासन की वैचारिक सहानुभूति और जर्मन तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने में रणनीतिक रुचि ने पूर्व नाजियों के गुप्त एकीकरण के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियां बनाई। बारिलोचे और कोरडोबा जैसे क्षेत्रों में पहले से मौजूद जर्मन समुदायों ने तुरंत सांस्कृतिक आत्मसात में सहायता की और बाहरी जोखिम से सुरक्षा प्रदान की। विशेष रूप से कुख्यात मामला हर्मिने ब्राउनस्टाइनर का था, जो माजदानेक और रावेंसब्रुक में एक पर्यवेक्षिका थीं और चरम क्रूरता के लिए दस्तावेजित रूप से जिम्मेदार थीं।
ऑस्ट्रिया में प्रारंभिक गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 3 साल की संक्षिप्त सजा पूरी की और 1950 में रिहा हो गईं। बाद में उन्होंने कनाडा में प्रवास किया और अंततः क्वींस, न्यूयॉर्क में हर्मिने रयान नाम से एक सम्मानित गृहिणी के रूप में रहने लगीं, जब तक कि उन्हें 1960 में नाजी शिकारी साइमन वीजेंथल ने खोज नहीं लिया। शीत युद्ध ने नाजी पश्चात संक्रमणकालीन न्याय की रूपरेखा को पूरी तरह बदल दिया। पश्चिमी शक्तियां, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ने रणनीतिक प्राथमिकताओं को नाजी अपराधियों की खोज से हटाकर वैश्विक कम्युनिज्म की रोकथाम की ओर स्थानांतरित कर दिया। यह नया भू राजनीतिक परिदृश्य कुछ महिला प्रहरियों के लिए चौंकाने वाले अवसर लेकर आया, विशेष रूप से उनके लिए जिनके पास पूर्वी यूरोप या सोवियत नियंत्रित क्षेत्रों के बारे में मूल्यवान जानकारी थी। दशकों बाद अमेरिकी सूचना स्वतंत्रता अधिनियम (FOIA) और जर्मन समकक्ष कानूनों के तहत निष्क्रिय किए गए दस्तावेजों ने इस संस्थागत सहयोग की पहले अज्ञात व्यापकता को उजागर किया। हिल्डेगार्ड लैखर्ट को प्रारंभिक सजा आंशिक रूप से पूरी करने के बाद CIA और जर्मन गुप्तचर सेवा BND द्वारा सक्रिय रूप से भर्ती किया गया था। सोवियत नियंत्रित क्षेत्रों में उनका व्यक्तिगत अनुभव पश्चिमी गुप्त अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति था। पश्चिमी गुप्तचर एजेंसियों द्वारा नाजी अपराधियों का उपयोग कोई अपवाद नहीं था, बल्कि यह एक व्यवस्थित कार्यक्रम था। अमेरिकी ऑपरेशन पेपर क्लिप और इसके ब्रिटिश समकक्षों ने नैतिक, कानूनी या नैतिक विचारों से ऊपर तकनीकी ज्ञान और परिचालन क्षमताओं के अधिग्रहण को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी। यद्यपि इन कार्यक्रमों को मुख्य रूप से वैज्ञानिकों और पुरुष अधिकारियों की भर्ती के लिए जाना जाता है, बाद के प्रमाण दर्शाते हैं कि शिविर प्रणाली से सीधे जुड़ी कई महिलाओं को भी सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ। थिया मिलर रेवेंसब्रुक में एक लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे पूर्वी यूरोप में रेलवे परिवहन का व्यापक ज्ञान था, 1950 और 1960 के दशक में ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए एक विश्लेषक के रूप में काम कर रही थी और अंततः एक गुप्त त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की। उनके द्वारा पहले किए गए दस्तावेजित अपराधों में भागीदारी को 1951 में युगोस्लाविया के अधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण की मांग के समय जानबूझकर अनदेखा किया गया। आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि ऐतिहासिक आचरण के बजाय वर्तमान परिचालन मूल्य को प्राथमिकता देने का स्पष्ट निर्देश था। पश्चिमी जर्मनी के अधिकारियों ने, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और पश्चिमी कम्युनिस्ट विरोधी गठबंधन में एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन मामलों के लिए संस्थागत उत्साह की कमी दिखाई, जो अनिवार्य रूप से हाल की सामाजिक चोटों को फिर से खोला सकते थे। 1939 का बुनियादी कानून और इसके बाद की कानूनों ने विभिन्न अपराधों के लिए समयबद्ध सजा के लिए सीमाएं तय की, जिससे उन अपराधियों के लिए अवसरों की खिड़कियां खुलीं जो युद्ध के बाद के प्रारंभिक वर्षों के दौरान छिपे हुए थे। अपराधियों को पहले पहचाने और अभियुक्त होने पर भी बरी होने की स्थिति बनी रही। हेर्ता बोथे, जिसे स्टटहॉफ की सैडिस्ट के रूप में जाना जाता था, जो कैदियों को लाठी से पीट पीट कर अचेत कर देती थी, को पहले 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ब्रिटिश माफी के तहत केवल 5 साल सजा काटने के बाद रिहा कर दी गई। दशकों बाद एक साक्षात्कार में जब उन्हें सीधे पछतावे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने निरंतर नैतिक इनकार का प्रदर्शन किया। पछतावा किस बात का? मुझे नहीं पता कि क्या जवाब दूं। क्या मैंने गलती की? नहीं, गलती तो उस एकाग्रता शिविर में थी, लेकिन मुझे वहां जाना पड़ा, अन्यथा मुझे खुद वहां भेज दिया जाता। वह मेरी गलती थी। यह बयान उन कई महिलाओं द्वारा अपनाई गई पुनः परिभाषित जस्टिफिकेशन को संक्षेप में व्यक्त करता है, जिन्होंने न्याय से बचने के लिए अपने अपराधों को इस प्रकार समझाया। एक ऐसी कथा की शुरुआत जिसमें अपराधी खुद को एक प्रणाली के परिस्थितिजन्य पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कथित रूप से नैतिक रूप से कोई वैध विकल्प नहीं छोड़ती थी। जोहाना लैंगरफेल्ड का अपवादात्मक मामला इस जटिल बचने की गतिशीलता के अतिरिक्त आयामों को प्रदर्शित करता है। रेवेंसब्रुक में एक प्रमुख पर्यवेक्षक के रूप में लैंगरफेल्ड प्रशासनिक अधिकारों के साथ एक आदर्श उम्मीदवार थी। हालांकि बाद में दस्तावेजों ने यह खुलासा किया कि जीवित बची पोलिश कैदियों ने 1946 में उनकी हिरासत से भागने में सक्रिय रूप से मदद की, जो कि उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए अपेक्षाकृत अधिक मानवीय व्यवहार पर आधारित था, जिसमें निर्धारित फांसी की सजा के खिलाफ हस्तक्षेप भी शामिल था।
यह नैतिक अस्पष्टता अपराध के बारे में सरल कथाओं को जटिल बना देती है। यह न्यायिक बचाव का पैटर्न लगभग 350 महिलाओं के लिए जो जेल प्रहरी के रूप में सेवा करती थीं, यह सुनिश्चित करता था कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराधों में अपनी भागीदारी के लिए कानूनी परिणामों का सामना नहीं किया। सरकारी संरक्षण, भू राजनीतिक अवसरवाद, प्रशासनिक लापरवाही और समय की साधारण धारा का संयोजन यह सुनिश्चित करता था कि न्याय जब आखिरकार आया तो यह अपरिहार्य रूप से आंशिक और देरी से था। 1950 तक, जब यूरोपीय पुनर्निर्माण और शीत युद्ध के तनाव पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर हावी हो गए थे, तब अधिकांश फरार महिला पहरेदारों ने नई पहचानें स्थापित कर ली थीं, जिनमें पर्याप्त मजबूती थी ताकि वे तत्काल खतरों से उबरने को लेकर आश्वस्त हो सकें। हालांकि जैसा कि बाद के दशकों में मामलों के फिर से खोले जाने से सिद्ध हुआ, यह सुरक्षा कुछ के लिए भ्रांतिपूर्ण साबित हुई जब नाजी अपराधियों के स्थान का पता लगाने वाले संगठन और नए अभियोजकों ने पहले से बंद मामलों की फिर से जांच शुरू की। चुप्पी की चादर के नीचे एसएस पहरेदारों का समाज में पुनः समावेशन। 1950 से 1980 के बीच का समय उन सैकड़ों पूर्व एसएस पहरेदारों के लिए चुप्पी से पुनः समावेशन का चरण था, जिन्होंने प्रारंभिक गिरफ्तारी से बचने या कम सजा काटने के बाद चयनात्मक क्षमा के माध्यम से रिहाई प्राप्त की थी। जबकि पश्चिमी यूरोप युद्धोत्तर आर्थिक चमत्कार का अनुभव कर रहा था और शीत युद्ध के तनावों ने वैश्विक भू राजनीतिक प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित किया था, ये महिलाएं चुपचाप जर्मन समाज में सामान्य नागरिकों के रूप में पुनः समाहित हो रही थीं और अपने अतीत को व्यवस्थित रूप से छिपा रही थीं। जो महिलाएं कम सजा भुगत चुकी थीं, उनके लिए 1950 के दशक के पहले वर्षों में रिहाई एक व्यक्तिगत पुनर्निर्माण के लिए अत्यधिक उपयुक्त समय था। कब्जे वाली शक्तियों द्वारा लागू किए गए माफी कार्यक्रम विशेष रूप से ब्रिटिश और अमेरिकी मौलिक रूप से व्यावहारिक राजनीतिक विचारों पर आधारित थे, न कि न्याय के अमूर्त सिद्धांतों पर। पश्चिमी जर्मनी को एक एंटी कम्युनिस्ट गढ़ के रूप में स्थिर करने की आवश्यकता नाजी पदानुक्रम में कम माने जाने वाले अपराधियों का पूरी तरह से पीछा करने की आवश्यकता से स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण थी। चार्लोट एस का मामला इस पुनरावृत्त पैटर्न को स्पष्ट करता है, जिसे बाद में इतिहासकारों द्वारा दस्तावेजित किया गया। 2 वर्षों तक रेवंसब्रुक में एक पहरेदार के रूप में सेवा करने के बाद, जहां जीवित बचे लोगों ने उसे चयन और शारीरिक दंड में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए पहचाना, उसे 6 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन 1950 में ब्रिटिश सामान्य माफी के माध्यम से रिहा कर दिया गया, जो जर्मन अधिकारियों को क्षेत्राधिकार हस्तांतरण से संबंधित था। पूरी तरह से नई दस्तावेजीकरण प्राप्त करने के बाद वह अपने पैतृक बवेरिया लौटी, शादी की और अपने पति का उपनाम अपनाया और एक स्थानीय बेकरी में सहायक के रूप में काम करती रही, जब तक कि 1970 में उसने रिटायरमेंट नहीं लिया। उसके पड़ोसियों, सहकर्मियों और यहां तक कि अपने बच्चों ने कभी उसके शिविर प्रणाली में सीधे भाग लेने के बारे में नहीं जाना और सच्चाई उसकी मृत्यु के बाद ही सामने आई, जब परिवार ने उसकी छिपी हुई दस्तावेजीकरण और सैन्य वर्दी में तस्वीरें पाईं। पूर्व गर्डियों के श्रम पुनः समावेशन ने पहचानने योग्य पैटर्न का पालन किया, जो सार्वजनिक प्रोफाइल को न्यूनतम बनाए रखने की आवश्यकता द्वारा निर्धारित था। अधिकांश ने सक्रिय रूप से उन पदों को चुना जो सामाजिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अदृश्य थे। उत्पादन लाइनों पर कारखाना श्रमिक, निजी घरों में घरेलू सहायक, खुदरा व्यापार में विक्रेता, छोटे व्यवसायों में प्रशासनिक सचिव या सार्वजनिक संस्थाओं में सफाई कर्मी। उन्होंने सार्वजनिक निगरानी, कठोर पृष्ठभूमि जांच या संभावित मीडिया दृश्यता वाली नौकरियों से व्यवस्थित रूप से बचने की कोशिश की। कई ने जल्दी शादी की, नए उपनाम अपनाए, जिससे उन्हें कैंप कर्मचारियों के मौजूदा रिकॉर्ड के माध्यम से ट्रैक करना मुश्किल हो गया। मुख्य शहरी केंद्रों से दूर स्थित ग्रामीण समुदायों और छोटे प्रांतीय शहरों ने वे जो गोपनीयता चाहते थे, उसके लिए आदर्श वातावरण प्रदान किया। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के विपरीत, जहां होलोकॉस्ट के जीवित बचे लोग उन्हें संयोगवश पहचान सकते थे, छोटे शहरों ने पूरी तरह से बनाई गई व्यक्तिगत कहानियों के साथ बसने की अनुमति दी, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा शायद ही कभी चुनौती दी जाती थी। युद्ध के बाद जर्मन समाज, जो अपनी सामूहिक दोषिता का सामना कर रहा था,
ने हाल के अतीत पर मौन की एक सांस्कृतिक परंपरा विकसित की, जिसने इन व्यक्तिगत जीव वैज्ञानिक पुनः निर्माणों के लिए असाधारण रूप से अनुकूल परिस्थितियां बनाई। पश्चिमी जर्मनी में पुनः एकीकरण को इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से डिजाइन की गई सरकारी नीतियों के माध्यम से आसान बना दिया गया था। 1950 में लागू किए गए नाजीकरण समाप्ति कानून गेसेट्स zum Abschluss der Entnazifizierung ने प्रभावी रूप से न्यूनतम अपराधियों पर जांच को बंद कर दिया। इस श्रेणी में लगभग सभी जीवित पूर्व गॉड्स को प्रशासनिक रूप से वर्गीकृत किया गया, चाहे उपलब्ध विशिष्ट प्रमाण के बावजूद। ये राजनीतिक निर्णय जर्मन प्रशासन और पश्चिमी कब्जे वाली शक्तियों के बीच बढ़ती सहमति को दर्शाता था कि तत्काल राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को ऐतिहासिक जिम्मेदारियों की पूर्ण खोजबीन से प्राथमिकता देना चाहिए। एक विशेष रूप से विवादास्पद पहलू जो बाद में सामने आया था कि जर्मन संघीय पेंशन प्रणाली में कैंपों में सेवा का प्रशासनिक उपचार। पुनः प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि गार्ड के रूप में काम किया गया समय अक्सर पेंशन गणना के लिए वैध कार्य अनुभव के रूप में पहचाना जाता था, जिससे अपराधियों को अंततः मानवता के खिलाफ अपराधों में भागीदारी के आधार पर राज्य लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता था। इस तरह से कैंपों में सेवा को सामान्य श्रम के रूप में ब्यूरोक्रेटिक रूप से सामान्यकृत करना एक असाधारण चक्र को पूरा करता था, जिसमें एक शुरुआत में आपराधिक प्रणाली को प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बाद में वैध बना दिया जाता था, जो कि प्रतीत होता है तटस्थ था। चुप्पी इन महिलाओं के लिए सामाजिक जीवित रहने की अंतिम रणनीति बन गई। पूर्व गॉड्स शायद ही कभी अपने अतीत के बारे में एक दूसरे से बात करती थीं, यहां तक कि दस्तावेजी रूप से स्थापित आकस्मिक बैठकों के दौरान भी वे सूचना की सख्त रूप से विभाजित बनाए रखती थीं। परिवार के बाद के बयान यह दिखाते हैं कि जब कभी 1930-1945 की अवधि के बारे में प्रश्न उठते थे तो एक सामान्य प्रतिक्रिया पैटर्न था। जब सीधे सामना किया जाता था तो नकारात्मकता, भूमिका को व्यवस्थित रूप से कम करके प्रस्तुत करना, केवल प्रशासनिक के रूप में प्रस्तुत करना और बंदी से कोई संपर्क न होने का दावा करना या आर्थिक दबाव और अनिवार्य आदेशों का पालन करने के तर्क से इसे सही ठहराना। मानसिक विभाजन ने सार्वजनिक पहचान को नाजी शासन के दौरान की गई क्रियाओं से पूरी तरह से अलग रखने में मदद की, जिससे एक सामान्य सामाजिक कार्य का माहौल बना रहता था। कुछ ने अपने अतीत के बारे में जटिल वैकल्पिक कथाएं विकसित की। व्यक्तिगत पीड़ित होने की यह कथा उन कई जीवित बचे लोगों द्वारा अनुकूलित और परिष्कृत की गई थी, जिन्होंने कानूनी परिणामों से बचने के लिए कैंप सिस्टम में जीवित बचने के बाद इसे अपनाया। वे हमेशा खुद को युवा और भोली महिला के रूप में प्रस्तुत करती थीं, जिन्हें निराशाजनक आर्थिक परिस्थितियों या पारिवारिक दबावों के कारण मजबूर किया गया था और जो कथित रूप से बड़ी क्रूरताओं के बारे में पूरी तरह से अज्ञात थीं, जो बिना उनके ज्ञान के घटित हो रही थीं। इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति ने इस व्यवस्थित दंड मुक्ति को जारी रखा। 1950 और 1963 के बीच पश्चिमी जर्मनी में नाजी अपराधों पर सक्रिय जांचों में नाटकीय रूप से गिरावट आई और फरार गार्ड्स की तलाश के लिए विशेष रूप से न्यूनतम संसाधन आवंटित किए गए थे। कुछ अपराधों के लिए कानूनी समय सीमा न्याय की संभावना को स्थायी रूप से बंद करने की धमकी दे रही थी, जब तक कि बाद में विधायी सुधारों ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए समय सीमा को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं कर दिया। उल्टे यह स्थिति जब यह जीवित बचे यहूदी समुदायों के लिए प्राथमिकता बनी हुई थी, जिन्होंने नाजी शासन के बाद तत्काल अस्तित्व पुनर्निर्माण में ध्यान केंद्रित किया। पहले तो उन विशेष अपराधियों का सिस्टमैटिकली पीछा करने के लिए आवश्यक संगठनात्मक संसाधन नहीं थे। यह स्थिति अगले दशकों में महत्वपूर्ण रूप से बदल जाएगी जब समर्पित संगठनों का निर्माण हुआ, जैसे सिमोन विसेंथल सेंटर और अमेरिकी विशेष जांच कार्यालय। लेकिन 1950-1960 का समय सक्रिय अभियोजन में एक प्रभावी शून्य का प्रतिनिधित्व करता था। पूर्व गार्ड्स ने इस अवधि के दौरान सामाजिक रणनीतियां विकसित कीं। उन्होंने व्यवस्थित रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचने की कोशिश की, विशेष रूप से उन देशों में जहां महत्वपूर्ण जीवित बचे हुए समुदाय थे। वे जानबूझकर सीमित सामाजिक हलकों को बनाए रखती थीं, जो अक्सर उन लोगों तक सीमित होते थे जिनका युद्धकाल से सीधा संबंध नहीं था। उन्होंने शारीरिक निशान, विदेशी भाषाओं का विशेष ज्ञान या कैंपों में सेवा के दौरान प्राप्त विशिष्ट कौशल के लिए
विस्तृत वैकल्पिक व्याख्याएं विकसित की। बाद की पारिवारिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि वे पति और बच्चों के साथ भी पूरी तरह से अलग पहचान बनाए रखती थीं, जो अत्यधिक मानसिक पृथक्करण का निर्माण करती थीं। इस दोहरी जिंदगी के मानसिक प्रभावों पर विशिष्ट रूप से शोध किया गया है और ट्रॉमा विशेषज्ञों द्वारा इस पर अध्ययन किए गए हैं। नैदानिक गवाही में उन पूर्व गार्ड्स के बीच शराबीपन, पुरानी अवसाद, चिंता विकार और असामान्य व्यवहार की उच्च घटना दर का दस्तावेजीकरण किया गया है। ये पैटर्न इस बात का सुझाव देते हैं कि उनके द्वारा विकसित किए गए आत्मनिर्मूलन कथा के विपरीत कई लोग अपराधी ट्रॉमा और अवचेतन दोषारोपण के महत्वपूर्ण प्रभावों का अनुभव कर रहे थे, जो कि विशेष लक्षणों के रूप में प्रकट होते थे, भले ही वे नैतिक जिम्मेदारी से स्पष्ट रूप से इनकार करते थे। 1970 के दशक के अंत तक अधिकांश पूर्व गार्ड्स ने पूरी तरह से नए जीवन का निर्माण किया था। कुछ ने अपने समुदायों में सम्मानजनक पदों को प्राप्त किया और किसी को भी उनके अतीत पर संदेह किए बिना नागरिक या धार्मिक संघों में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यात्मक मानसिक विभाजन ने उन्हें सामाजिक गतिविधियों में सामान्य रूप से भाग लेने की अनुमति दी, जबकि वे दोषपूर्ण अवधियों की यादों को प्रभावी रूप से दबाती थीं। हालांकि परिवार के बाद के साक्षात्कारों ने अक्सर रात के समय की अशांत आदतों को उजागर किया, जो अधूरी आघात प्रक्रिया का सुझाव देती थीं। ये 3 दशकों का समय प्रणालीगत इम्प्यूनिटी, दंड से मुक्ति के चरम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, जहां व्यक्तिगत मौन ने जानबूझकर पोषित सामूहिक अमनेशिया में समर्थन पाया, जिससे बिना प्रभावी जवाबदेही के पुनः एकीकरण का स्थान उत्पन्न हुआ। हालांकि 1970 के दशक के अंत तक नई पीढ़ियां इस मौन के साजिश पर सवाल उठाना शुरू कर देंगी, जो तदनुसार देर से न्याय के अंतिम चरण की नींव रखेगी, जो तृतीय राइख तीसरे रेच के अपराधों में महिला भागीदारी के ऐतिहासिक कथा को आंशिक रूप से पुनः रूपांतरित करेगी। समय की प्रतिशोध, तीसरे राइख के रक्षकों पर देर से मुकदमे। 1970 के दशक से सांस्कृतिक, राजनीतिक और पीढ़ीगत कारकों का संगम उस मौन की चादर को समाप्त करने लगा, जिसने दशकों तक एसएस की पूर्व रक्षकों को प्रभावी रूप से बचाए रखा था। युद्ध के तुरंत बाद स्थापित प्रणालीगत इम्प्यूनिटी दंड से मुक्ति का परिपाटी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने लगा, जैसे कि नई जांचों, देर से साक्षात्कारों और होलोकॉस्ट के प्रति नवीनीकरण। सार्वजनिक जागरूकता के कारण उन मामलों को फिर से खोला गया जिन्हें पहले बंद या जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था। नाजी अपराधियों की खोज में विशिष्ट रूप से समर्पित संगठनों ने, जैसे कि 1970 में औपचारिक रूप से स्थापित सिमोन विसेंटल सेंटर, नई और अभिनव शोध विधियों के माध्यम से जांच प्रयासों को तीव्र किया। वे अक्सर अपूर्ण या जानबूझकर नष्ट किए गए आधिकारिक दस्तावेजों पर केवल निर्भर होने के बजाय वैकल्पिक रणनीतियों को लागू करते थे। विशिष्ट जर्मन समुदायों में सूचनाकर्ताओं के नेटवर्क, नागरिक अभिलेखों के माध्यम से पारिवारिक कनेक्शनों का व्यवस्थित अनुसरण, फोटो संग्रह की विधिपूर्वक जांच और क्षेत्रीय उच्चारणों के न्यायिक भाषाशास्त्र का विश्लेषण, इन तकनीकों ने धीरे धीरे उन रक्षकों की पहचान करने में मदद की जो दशकों तक पूरी तरह से अनामिक रहे थे। इस अवधि का प्रतीकात्मक मामला हिल्डेगार्ड लेचर्ट के खिलाफ मामले का पुनः प्रारंभ था, जो मैदानक की कुख्यात बाघिनी थी। प्रारंभिक सजा में कम किए गए सजा के बाद लेचर्ट को 1956 में चुपचाप रिहा कर दिया गया था और उसने जानबूझकर कम प्रोफाइल के तहत पश्चिमी जर्मनी में बस गई। 1970 में डसेल्डोर्फ अभियोजन पक्ष द्वारा शुरू की गई नई जांच, जो हाल ही में खोजे गए साक्षात्कारों और पोलिश अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों पर आधारित थी, ने फिर से लेचर्ट को न्याय के सामने खड़ा कर दिया और यह आधुनिक जर्मन न्यायिक इतिहास में सबसे लंबी न्यायिक प्रक्रिया बन गई। ड्यूसलडॉर्फ में लैशर्ट और माजदानेक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा 1970 से 1981 तक चला, जो उस समय तक के संघीय जर्मनी के इतिहास में सबसे लंबी न्यायिक प्रक्रिया बन गया। 350 से अधिक गवाहों ने, जिनमें इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और विभिन्न यूरोपीय देशों में स्थित बचे हुए लोग शामिल थे, माजदानेक में हुई विशिष्ट क्रूरताओं के बारे में गवाही दी और लैशर्ट को अत्यधिक निर्दयता के विशेष कृत्यों में सीधे तौर पर पहचाना। इस प्रक्रिया के दौरान जिसने सार्वजनिक राय को हिला दिया, वह यह था कि लैशर्ट को पूर्व वर्षों में
CIA और जर्मन खुफिया सेवा BND के लिए मुखबिर के रूप में भर्ती किया गया था और पूर्वी यूरोप की जानकारी के बदले में उसे संस्थागत संरक्षण प्राप्त था। एक युद्ध अपराधी को भू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना सार्वजनिक आक्रोश का कारण बना और नाजी अपराधियों द्वारा न्याय से व्यापक बचाव में सरकारी मिलीभगत की गहराई को लेकर असहज सवाल उठाए। गहन विचार विमर्श के बाद ड्यूसलडॉर्फ की अदालत ने अंततः 1981 में लैशर्ट को 12 साल की कैद की सजा सुनाई। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से बाद की दस्तावेजों से पता चला कि उसने यह सजा पूरी तरह से नहीं भुगती थी, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों और सजा में छूट से संबंधित नियमों का उपयोग किया गया था। यह स्पष्ट विरोधाभास, जहां न्यायालयीय कठोरता व्यावहारिक निष्पादन में कम हो जाती थी। कई बाद के मामलों की पहचान थी जहां अभियुक्तों की वृद्धावस्था और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के चलते सजा का आंशिक ही पालन हुआ। इन विशिष्ट कानूनी घटनाक्रमों के समानांतर जर्मन समाज में एक मौलिक पीढ़ीय परिवर्तन हो रहा था। युद्ध के बाद जन्मे लोग, जो सीधे तौर पर दोषी नहीं थे लेकिन एक राष्ट्रीय आघातपूर्ण अतीत के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपने माता पिता और दादा दादी की नाजी काल के प्रति व्यापक चुप्पी पर व्यवस्थित ढंग से सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस परिघटना को इतिहासकारों ने पीढ़ीय मौन समझौते का टूटना कहा है और यह कई प्रभावशाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए साकार हुआ, जिसने जनता को एक जानबूझकर दबाए गए अतीत का सामना करने के लिए मजबूर किया। क्लॉड लांजमान की डॉक्यूमेंट्री शोआ, जो 1980 में 9 वर्षों के निर्माण के बाद रिलीज हुई, इसकी 9 घंटे की असाधारण अवधि और विनाश शिविरों के आंतरिक संचालन पर स्पष्ट गवाहियों के साथ नरसंहार के संगठित तंत्र का एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती है जिसे अनदेखा करना असंभव था, और इसमें उस स्त्री भागीदारी को भी उजागर किया गया था जिसे अब तक प्रमुख कथाओं में कम आंका गया था। साथ ही 1969 में जर्मन टेलीविजन पर प्रसारित हुई मिनी सीरीज हॉलोकॉस्ट ने अनुमानित 2 करोड़ दर्शकों तक पहुंच बनाई, जो कि पश्चिम जर्मनी की वयस्क आबादी का लगभग 50% थी, और इसने सार्वजनिक रूप से नरसंहार पर बहस करने के निषेध को समाप्त कर दिया और एक सामूहिक चेतना को जन्म दिया जो अधिक ऐतिहासिक उत्तरदायित्व की मांग कर रही थी। यह नया सांस्कृतिक वातावरण उस समय कानूनी सुधारों के साथ मेल खाता था, जिसने उन प्रक्रियात्मक बाधाओं को पार करने की अनुमति दी जो युद्ध अपराधियों की रक्षा कर रही थी। मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए अपराध मुक्ति की समाप्ति का सिद्धांत, जिसे 1969 में संघीय जर्मनी द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, ने उन कानूनी अवरोधों को समाप्त कर दिया जो युद्ध के तुरंत बाद अभियोजन न होने वाले अपराधियों की रक्षा करते थे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र में प्रगति ने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अवधारणा का विस्तार किया, जिससे आज्ञा का पालन के उस बचाव को धीरे धीरे अमान्य कर दिया गया जिसे दशकों तक कई महिला प्रहरियों ने सफलतापूर्वक उपयोग किया था। शीत युद्ध के सापेक्ष शिथिलता के बाद सोवियत अभिलेखागारों के खुलने से शोधकर्ताओं को असाधारण रूप से मूल्यवान अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त हुए। शिविर प्रशासकों द्वारा सावधानीपूर्वक बनाए गए विस्तृत प्रशासनिक अभिलेख, जो पहले पश्चिमी शोधकर्ताओं के लिए सुलभ नहीं थे, ने उन महिला प्रहरियों के पूरे नाम, विशिष्ट कार्य और प्रदर्शन मूल्यांकन को उजागर किया जिन्होंने पहले पहचान से बचाव कर लिया था। ये दस्तावेज अक्सर यह दर्शाते थे कि ये महिलाएं उन चयन प्रक्रियाओं और हत्याओं में सीधे तौर पर शामिल थीं जिनके बारे में उन्होंने दशकों तक अपने प्रशासनिक कार्यों को केवल परिधीय रूप में प्रस्तुत किया था। हर्मीन ब्राउनस्टाइनर रेयान का मामला इस विलंबित लेकिन कठोर न्याय का सटीक उदाहरण है। रावेंसब्रुक और माजडानेक में पर्यवेक्षिका के रूप में सेवा देने के बाद, जहां उन्होंने सामूहिक हत्याओं और चयन प्रक्रियाओं में दस्तावेजित भागीदारी की थी, ब्राउनस्टाइनर कनाडा और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक से विवाह कर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क के क्वींस में एक सम्मानित गृहिणी के रूप में जीवन व्यतीत किया, जब तक कि 1960 में एक पत्रकारिता जांच के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा आरंभ की गई रिपोर्टिंग में एक बचे हुए व्यक्ति ने उन्हें आकस्मिक रूप से पहचान नहीं लिया। 1973 में जर्मनी को उनके प्रत्यर्पण ने अधिग्रहित नागरिकता की स्थिति पर युद्ध अपराधों के अभियोजन की प्राथमिकता को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मिसाल कायम की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद उन्हें कम से कम
181 विशिष्ट हत्याओं में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस अवधि के दौरान पुनः प्रारंभ किए गए मुकदमों को उन घटनाओं के समय से दूरी की अंतर्निहित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बीता हुआ समय भौतिक साक्ष्य एकत्र करने को अनिवार्य रूप से कठिन बना देता था, जबकि प्रमुख गवाह या तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे या वृद्धावस्था और दीर्घकालिक आघात के प्रभावों के कारण संज्ञानात्मक गिरावट से जूझ रहे थे। फिर भी इन बाधाओं की आंशिक भरपाई बेहतर जांच पद्धतियों, न्यायिक एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती प्रवृत्ति और पहले अप्रामाणिक रहे दस्तावेजों की बढ़ती उपलब्धता द्वारा की गई। न्याय की खोज राष्ट्रीय सीमाओं से परे अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग के माध्यम से विस्तारित हुई। 1987 में फ्रांस ने इल्से स्टीनबुश पर मुकदमा चलाया, जिन्होंने नोएंगामे में प्रहरी के रूप में सेवा देने के बाद एक बदली हुई पहचान के साथ चुपचाप अल्सेस में निवास स्थापित कर लिया था। उनकी पहचान फ्रांसीसी, जर्मन और इजरायली जीवित बचे लोगों के संगठनों के बीच पारराष्ट्रीय सहयोग के परिणाम स्वरूप हुई, जो यह दर्शाती है कि समय बीतने और भौगोलिक दूरी के बावजूद अपराधियों को खोजने के लिए समर्पित नेटवर्क निरंतर सक्रिय रहे। इस मामले ने मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र पर महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित की, जिसे बाद में विशिष्ट राष्ट्रीय कानूनों में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। इन देर से शुरू हुए मुकदमों ने अभियुक्तों के बीच विशिष्ट मनोवैज्ञानिक पैटर्न को उजागर किया, जो युद्ध के तुरंत बाद चलाए गए मुकदमों में देखे गए व्यवहारों से स्पष्ट रूप से भिन्न थे। 1945 में इर्मा ग्रेसे जैसी हस्तियों द्वारा प्रदर्शित वैचारिक घमंड और सिद्धांतवादी बचाव के विपरीत दशकों बाद अभियुक्त महिलाओं ने अक्सर उन आरोपों के प्रति वास्तविक भ्रम प्रकट किया जो उन व्यक्तियों से संबंधित थे जिन्हें वे मनोवैज्ञानिक रूप से अब स्वयं नहीं मानती थीं। उन्होंने पूरी तरह से नई पहचानें बना ली थीं, दोषपूर्ण स्मृतियों को या तो अलग कर दिया था या दबा दिया था, जिससे उल्लेखनीय मनोवैज्ञानिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कुछ महिलाएं, जैसे कि अन्ना हानेल, जिन्हें 1980 में माजदानेक में दर्ज किए गए अत्याचारों के लिए अभियुक्त बनाया गया था, ने तब चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण मानसिक टूटन का अनुभव किया जब उन्हें एसएस वर्दी में अपने युवावस्था की तस्वीरें और स्वयं के हस्ताक्षर वाले प्रशासनिक दस्तावेज दिखाए गए। फोरेंसिक मनोचिकित्सकों ने उन विघटनकारी घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया जिनमें अभियुक्तों ने अपने ऐतिहासिक कार्यों को अपनी ही हरकतों के रूप में पहचानने में वास्तविक असमर्थता जताई, क्योंकि उन्होंने अपनी पूर्व पहचान को पूरी तरह से नकारने के लिए जटिल मनोवैज्ञानिक तंत्र विकसित कर लिया था। इन देर से शुरू हुए मुकदमों की व्यापक मीडिया कवरेज ने न्याय, सामूहिक स्मृति और ऐतिहासिक जिम्मेदारी जैसे बुनियादी अवधारणाओं पर गहन सार्वजनिक बहस को जन्म दिया। कई युवा जर्मनों के लिए ये प्रक्रियाएं दशकों की चुप्पी के बाद एक अधूरी रही राष्ट्रीय अतीत का ईमानदारी से सामना करने का अवसर थीं। जर्मन विश्वविद्यालयों ने नाजी शासन में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करना शुरू कर दिया। वहीं संग्रहण पहलों ने विशेष रूप से महिला पहरेदारों पर केंद्रित जीवित बचे लोगों की गवाही को व्यवस्थित रूप से एकत्र किया, जिससे पहले कभी न रहा एक महत्वपूर्ण दस्तावेजी संग्रह निर्मित हुआ। होलोकॉस्ट के वृद्ध जीवित बचे लोगों के लिए, जिनमें से कई इन पुनः प्रारंभ अभियोगों के दौरान 80 के दशक में थे, ये प्रक्रियाएं संभवतः उनके अपने निधन से पहले किसी प्रकार की जवाबदेही देखने का अंतिम अवसर थीं। दर्ज की गई गवाहियों में अत्यधिक शारीरिक कमजोरी के बावजूद गवाही देने का असाधारण दृढ़ संकल्प झलकता है, जैसा कि 1980 के फ्रैंकफर्ट मुकदमे में 86 वर्षीय ईवा कोजिंस्की ने व्यक्त किया। मैंने इस क्षण के लिए 40 साल इंतजार किया है। शारीरिक रूप से मैं मुश्किल से खड़ी हो पा रही हूं, लेकिन मुझे जरूरी है कि वह मेरी आवाज सुने, जिसमें मैं उसे बताऊं कि उसने क्या किया था। यह बदले के लिए नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक सत्य के लिए है। इन मुकदमों का प्रभाव विशिष्ट व्यक्तिगत मामलों से कहीं अधिक व्यापक था। 1980 में म्यूनिख में मार्था लिंके पर मुकदमा चलाया गया, जिससे नाजी दमन तंत्र में महिलाओं की भागीदारी पर केंद्रित अकादमिक अनुसंधान प्रेरित हुए, और तीसरे राइक के दौरान बुराई की प्रकृति और लिंग भूमिकाओं के बारे में स्थापित धारणाओं को मौलिक रूप से चुनौती दी गई। धीरे धीरे यह धारणा उभरी कि महिलाएं केवल निष्क्रिय दर्शक या परिस्थितिजन्य पीड़ित नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह से संगठित क्रूरता के लिए
सक्षम सक्रिय अपराधी थीं जो अपने पुरुष समकक्षों के समान ही थीं। 1980 के दशक के अंत तक पुराने मामलों को सजा दिलाने के लिए संस्थागत उत्साह अनिवार्य रूप से कम होने लगा। हर बीतते वर्ष के साथ व्यावहारिक बाधाएं तेजी से बढ़ रही थीं। गवाह लगातार मर रहे थे, अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य शायद ही कभी सामने आ रहे थे, और अक्सर बीमार वृद्ध आरोपियों को सजा देने से जुड़ी मानवीय चिंताएं न्याय प्रणाली के भीतर नैतिक प्रश्न उठाने लगी। 1980 में सोवियत ब्लॉक के आसन्न पतन ने सार्वजनिक ध्यान को तत्काल नए ऐतिहासिक संकटों की ओर मोड़ दिया। वहीं 1990 में जर्मनी का एकीकरण सामाजिक न्यायिक प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करता था, जो कि वृद्ध युद्ध अपराधियों के विरुद्ध सीमित संसाधनों के उपयोग की निरंतरता से असंगत लगते थे। इन अपरिहार्य कारकों के बावजूद तीसरे राइख की महिला रक्षकों के विरुद्ध देर से चले मुकदमे समकालीन संक्रमणकालीन न्याय के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने यह मूलभूत सिद्धांत स्थापित किया कि समय का बीतना व्यवस्थित अत्याचारों के लिए उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं देता, और ऐसे मिसालें कायम की जो बाद में युगोस्लाविया, रवांडा और कंबोडिया जैसे विविध संदर्भों में लागू की गईं। स्थायी पाठ यह रहा कि न्याय, चाहे वह अपूर्ण और विलंबित ही क्यों न हो, उन समाजों में प्रतीकात्मक और व्यावहारिक रूप से मौलिक महत्व रखता है जो त्रासदीपूर्ण विरासतों से सुलह करने और भविष्य के व्यवहार के मानकों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस कहानी का अंतिम अध्याय आज भी लिखा जा रहा है। आज भी साइमन विजनथल सेंटर और अन्य समान संगठनों के शोधकर्ता जीवित बचे अपराधियों की पहचान करने में लगे हुए हैं, भले ही उनकी संख्या प्राकृतिक रूप से कम होती जा रही है। इन ऐतिहासिक मामलों का सावधानी पूर्वक प्रलेखन अब किसी महत्वपूर्ण नए मुकदमे की संभावना से परे है, और यह इस बात की स्थायी याद दिलाता है कि जब नैतिक उदासीनता को संस्थागत रूप दिया जाता है और मानवीय क्रूरता को नौकरशाही ढांचे के माध्यम से वैधता का मुखौटा पहनाया जाता है, तो उसका परिणाम सामूहिक विनाशकारी व्यवहार के सामान्यकरण के रूप में प्रकट होता है। इन महिलाओं की अंतिम विरासत मूल रूप से अस्पष्ट बनी हुई है। होलोकॉस्ट के बचे लोगों और उनके वंशजों के लिए वे उस प्रणालीबद्ध बुराई की भौतिक अभिव्यक्ति हैं जिसने पूरे परिवारों और सहस्राब्दी पुरानी समुदायों को नष्ट कर दिया। इतिहासकारों के लिए वे एक महत्वपूर्ण केस स्टडी हैं जो दिखाती हैं कि कैसे संस्थागत संदर्भ और सामाजिक अनुकूलन का दबाव विकृत व्यवहार को सामान्य बना सकता है। विधिवेत्ताओं के लिए उनके मामले आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के विकास में मूलभूत मिसालों की नींव बने, और सामान्य समाज के लिए वे इस बात की चिंताजनक याद दिलाती हैं कि जब सामाजिक संरचनाएं दूसरों के व्यवस्थित अमानवीकरण को बढ़ावा देती हैं, तब नैतिक रोकथाम कितनी नाजुक हो सकती है। शायद सबसे विचलित करने वाला पाठ यह है कि इन अपराधियों में कोई पौराणिक राक्षस नहीं थे, बल्कि ये साधारण महिलाएं थीं जो वैचारिक ब्रेन वॉश, आर्थिक प्रलोभनों और सामाजिक दबाव के जरिए बदली गई थीं। ये पूरी तरह से समझना कि कैसे सामाजिक तंत्रों ने घरेलू सहायिकाओं, नर्सों और प्रशासनिक कर्मचारियों को नरसंहार नीतियों की प्रत्यक्ष क्रियान्वयक बना दिया, यह एक स्थायी नैतिक और बौद्धिक चुनौती है, विशेषकर आज की दुनिया में जहां अधिनायकवादी आंदोलनों का पुनरुत्थान फिर से बहिष्करण और अमानवीकरण की बयानबाजी को बढ़ावा दे रहा है। नाजी एकाग्रता शिविरों में लगभग 350 महिलाओं ने बतौर प्रहरी सेवा दी, इसलिए वे केवल एक बंद हो चुका ऐतिहासिक अध्याय नहीं हैं। उनकी सामूहिक यात्रा भर्ती से लेकर विनाश प्रणाली में भागीदारी, न्याय से बचाव की रणनीतियां, नागरिक समाज में मौन पुण्य, एकीकरण और अंततः ऐतिहासिक जिम्मेदारी का विलंबित सामना राज्य प्रायोजित संगठित अपराध की परिस्थितियों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर एक मूलभूत केस स्टडी प्रदान करती है। उनकी कहानियों से प्राप्त सबक आज भी दुर्भाग्यवश प्रासंगिक हैं। एक ऐसे विश्व में जहां मानवाधिकारों के उल्लंघन अब भी आम नागरिकों की दैनिक भागीदारी और सहयोग के माध्यम से